हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। हम लोगों ने सेट चैप्टर को स्टार्ट किया था और सेट के अंदर हमने अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स बोलने का क्या मतलब? यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो बहुत सारी बातें हमने सीखी थी अलजेब्रा ऑफ सेट्स के अंदर, और हम लास्ट क्लास में हमने इन कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग उसी टाइप 3 को कंटिन्यू करेंगे एंड आई होप आप सभी के पास ये पीडीएफ होगा। अगर नहीं है तो बहुत समस्या, आप लोग नंबर पे मैसेज करके ले लीजिएगा। मैसेज ऐप में भी आपको मैसेज कर दिया जाएगा इसका डॉक्यूमेंट, जहां पे आप गूगल ड्राइव से सेव कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, हमने टाइप 3 के अंदर कितने क्वेश्चंस को अभी तक, टाइप 4 एक्चुअली हम लोग सॉल्व कर रहे थे। नो, इट वाज टाइप 3। टाइप 3 के अंदर देखिए हमने किन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। फर्स्ट नंबर को हमने सॉल्व किया था which is disjoint set in the following set pair। सेकंड नंबर को हमने सॉल्व किया था। थर्ड नंबर को हमने सॉल्व किया था। फोर्थ को हमने सॉल्व नहीं किया था। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ A set is equal to 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. If set B is equal to 2, 4, 6, 8 and set C is equal to 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन हमसे पूछा है, पहला नंबर पूछा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मैंने आपको बोला कि हर एक स्टेप आपको फॉलो करना है। यहां पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम लोग उस टर्म को निकालेंगे जिसका वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो ध्यान से देखिए, ए सेट का तो वैल्यू दिया हुआ है लेकिन बी यूनियन सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, बी यूनियन सी का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? बी यूनियन सी निकालना है तो सबसे पहले बी सेट को लिखेंगे। बी सेट क्या है, 2, 4, 6, 8, बीच में यूनियन का साइन। फिर सेट सी क्या है, 3, 4, 5, 6। और मैंने बोला था ऊपर की तरफ है, इसको आप सपोज करिए कटोरा है, कटोरा ऊपर की तरफ है। इसका मतलब क्या हो गया कि सारा एलिमेंट को वो लेने के लिए तैयार हो जाएगा। आप उसमें कुछ भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले 2, 4, 6, 8 को लिख देते हैं। फिर जो सेट बी का एलिमेंट बच जाता है उसको लिखते हैं। तो सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट बचा, ध्यान से देखिए, 3 बच गया, 5 बच गया और 4 और 6 पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को बी यूनियन सी निकल गया। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए सेट का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी यूनियन सी। और बी यूनियन सी का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, 2, 4, 6, 8, 3, 5। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, कटोरा नीचे की तरफ है, ये अपना फेस नीचे कर लिया है। इसका मतलब ये अब सारे एलिमेंट को लेने के लिए राजी नहीं है, इसका भाव बढ़ गया है। ये क्या बोलेगा, भाई साहब हम उसी एलिमेंट को वैल्यू देंगे, उसी एलिमेंट को अपने सेट में रखेंगे जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो ध्यान से देखिए, दोनों सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 1 नहीं है दोनों सेट में, 2 दोनों सेट में कॉमन है, तो इस सेट के अंदर 2 आ जाएगा। 3 कॉमन है तो 3 आ जाएगा, और कुछ कॉमन नहीं है, तो यही हमारा निकल गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्लियर है? अब बाकी 2 बचा है, 2 आपको निकालना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, बाकी 2 क्या है। बी नंबर में आपको निकालना है ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सी नंबर में आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो आई होप आप इन दोनों को निकाल पाइएगा। कोई भी डाउट होगा तो आपको पूछ लेना है, क्लियर कर लेना है। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फिल अप द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन नंबर सच दैट ईच पेयर सेट बिकम्स डिसजॉइंट सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। मैंने आपको डिसजॉइंट सेट का कंसेप्ट लगभग लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया है और आज भी डिस्कस करना पड़ रहा है। तो आई होप कि आप इसके कंसेप्ट को समझ पा रहे होगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको कुछ ऐसा ब्लैंक्स में भरना है जिससे वो दोनों सेट, जो दोनों सेट दिया गया है वो दोनों सेट क्या हो जाए, डिसजॉइंट सेट हो जाए। तो देखते हैं पहला नंबर इसके अंदर क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 5 का ए। एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 2 4 6 8 10 और एक दूसरा सेट दिया हुआ है 3 7 11। अब आपको बोलता है कि 2 5 7 9 इन चारों ऑप्शन में आप ऐसा 2 ऑप्शन को इस ब्लैंक्स में भरिए जिससे ये दोनों सेट क्या हो जाए, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कब होता है, जब कोई भी एलिमेंट को 2 सेट में कॉमन ना रहे। तो यहां इसका मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा इन दोनों में भरना होगा जो कि इस सेट के पार्ट ना हो। तो ध्यान से देखिए, क्या हम लोग 2 यहां पे किसी ब्लैंक्स में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 2 फर्स्ट सेट का भी पार्ट है तो कॉमन हो जाएगा दोनों सेट में, तो डिसजॉइंट सेट नहीं बन पाएगा। 5 लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए 5 सेट ए का पार्ट नहीं है तो 5 हो सकता है, तो हमने 5 पहले ब्लैंक में लिखा। दूसरे में 7 देखिए, 7 क्या इसका पार्ट है? नहीं है, तो हमने यहाँ पे 7, और लेकिन 7 यहाँ पे आ चुका है, सेट बी के अंदर पहले से 7 है तो 7 को भी हम इस ब्लैंक में नहीं लिख सकते। फिर 9 बचा है, तो ध्यान से देखिए क्या 9 इस सेट का पार्ट है? नहीं है, तो हम इस ब्लैंक में 9 को लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, जो सेट ए और सेट बी हमारा तैयार हुआ है, क्या कोई भी कॉमन एलिमेंट इन दोनों सेट में है? तो देखिए ध्यान से, कोई भी कॉमन एलिमेंट आपको नजर नहीं आएंगे, तो इन दोनों सेट को इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं कि बोथ आर डिसजॉइंट सेट। कोई कनेक्शन नहीं है दोनों में। क्लियर है? आई होप आप कंसेप्ट समझ पाए होंगे। अब इसमें जो बाकी 2 क्वेश्चन है वो आपको बनाना है। बी एक ही क्वेश्चन है तो आपको वो बनाना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 and b is equal to 2 1 5 9। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। याद करिए कंसेप्ट, मैंने क्या बोला था कि a माइनस बी निकालना है हम लोगों को। क्या होगा a माइनस बी हमारा? तो a सेट के ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। आपको a सेट के ऐसे एलिमेंट पे फोकस करना है जो सेट b में प्रेजेंट ना हो। सेट b में क्या क्या एलिमेंट है डजंट मैटर एट ऑल। सेट b में जितने भी एलिमेंट है हमको उससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ फोकस किस पे करना है? सेट A के एलिमेंट पे फोकस करना है और देखना है कि सेट A के एलिमेंट क्या क्या है। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4। अब देखना है कि इनमें से कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट B के भी पार्ट है। तो 1 इज आल्सो द पार्ट ऑफ सेट B, 2 इज आल्सो पार्ट ऑफ सेट B,
तो इन दोनों एलिमेंट को छुड़ा के देखिए 3 और 4 ऐसा है जो कि b का पार्ट नहीं है, तो ये हम लोगों को आ जाएगा a माइनस b का वैल्यू। क्लियर है? इसी तरीके से b माइनस a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b का ऐसा एलिमेंट जो a में ना हो, तो देखिए 2 तो है, 1 भी है, 5 और 9 सेट a में नहीं है, तो b माइनस a का वैल्यू हम लोगों को क्या आ जाएगा 5 9। क्लियर है? आई होप आप समझ पाए होंगे, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही इसका कंसेप्ट समझाया था। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग मूव करते हैं और है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। इफ यूनिवर्सल सेट ओमेगा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 ओनली, इतना है, और कोई सेट A दिया हुआ है जिसका वैल्यू क्या है 1 3 5 6 7। क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कंप्लीमेंट। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपको कंप्लीमेंट का वैल्यू पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको कंप्लीमेंट का वैल्यू पूछा जाएगा तो आपको यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन द्वारा दिया जाएगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब क्या करें, तो उस पैटर्न का भी क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोगों को ओमेगा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, तो कंप्लीमेंट किसी सेट का कैसे निकालते हैं, हम यूनिवर्सल सेट में उस सेट के एलिमेंट को छोड़ के जो भी एलिमेंट बचते हैं वो ए कंप्लीमेंट का हिस्सा हो जाता है। तो ध्यान से देखिए ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है 1 3 5 6 7। तो ओ यूनिवर्सल सेट में इन एलिमेंट को छुड़ा के जो भी एलिमेंट बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे ए कंप्लीमेंट के पार्ट हो जाएंगे। तो क्या क्या हो जाएंगे 2 4 6 इज द पार्ट ऑफ ए कंप्लीमेंट। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और आज टाइप 3 को एकदम कोशिश करेंगे कि हम लोग खत्म ही कर दें, मतलब फिनिश कर दें इस पूरे टाइप को। तो जल्दी से बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए वही नेक्स्ट टाइप है जो मैंने बोला था, जहां पे आपको यूनिवर्सल सेट नहीं दिया है, फिर आपको परेशान नहीं होना है। ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ यूनिवर्सल सेट, इसको मैं लिख देता हूं जानबूझ के, इफ यूनिवर्सल सेट ओमेगा, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये 8 नंबर में क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। इफ A is equal to A B C D E F, क्लियर है? फिर बोला जा रहा है कि B is equal to A C D and C is equal to B C D E। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड द फॉलोइंग। पहला नंबर B कंप्लीमेंट इन A, दूसरा नंबर C कंप्लीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू A। तो जो आपको पढ़ना है वो सेकेंड क्वेश्चन में सही तरीके से लिखा हुआ है। क्या बोला जा रहा है, C कंप्लीमेंट निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में, मतलब A यहाँ यूनिवर्सल सेट हो जाएगा जब हम लोग C कंप्लीमेंट निकालेंगे। उसी तरीके से पहले में क्या निकालना, B कंप्लीमेंट दिया हुआ है A, तो इसका मतलब क्या हो गया B कंप्लीमेंट। इसको पढ़ना किस तरीके से है, तो B कंप्लीमेंट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू A। तो इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझिए। A सेट हम लोगों को दिया हुआ है, तो B कंप्लीमेंट का मतलब कंसेप्ट वही है।
अब आपको जो ये सेकेंड पार्ट बताएगा रिस्पेक्ट, कौन से सेट के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब ये यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम कौन सा कर रहा है, कौन सा सेट कर रहा है, सेट ए कर रहा है। और हम लोगों को निकालना क्या है, बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट बोलने का मतलब क्या, बी के एलिमेंट सेट ए के छुड़ा के जो भी वो बचेंगे वो बी कंप्लीमेंट के पार्ट हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए बी में क्या क्या एलिमेंट है, ए सी डी। तो ए में ए सी डी को छुड़ा के जो भी एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, बी कंप्लीमेंट के पार्ट हो जाएंगे। सॉरी डी नहीं होगा, ए बी ई एफ, ये बी कंप्लीमेंट हम लोगों को आ गया। उसी तरीके से सी कंप्लीमेंट क्या होगा, ध्यान से देखिए यहां पे भी क्या बोल रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा, ए। तो ए में देखना है कि सी के एलिमेंट को छुड़ा के कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं। तो सी का एलिमेंट क्या क्या है, ध्यान से देखिए बी सी डी ई। तो फिर ए में कौन कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, ए एफ, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा वैल्यू सी कंप्लीमेंट का। क्लियर है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। मजा आ रहा है ना आप लोगों को, आई होप मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है आपको, फिर वही पूछ रहा है बी माइनस ए क्या होगा ये बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से वही टाइप का है। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आपको आपके लिए लिख दे रहा हूं कि कोई सेट x है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक है, मतलब बीच में 5 6 7 8 आएंगे। क्लियर है, तो सेट x का एलिमेंट आपको बता दिया, सेट a का एलिमेंट क्या बता रहा है 1 2 3 4, सेट b का एलिमेंट आपको बता दिया है 2 4 6 8। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि निकालिए, किसको निकालिए, किसको फाइंड आउट करिए, A यूनियन B के कंप्लीमेंट को। अब कंसेप्ट यहाँ पे क्या है थोड़ा सा वो समझिए। हम लोग पहले A यूनियन B निकालेंगे और यहाँ पे आप पूछोगे सर कुछ यूनिवर्सल सेट का तो कोई सेट काम करना चाहिए, तो ये जो X है ये यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। मींस जब भी आपको तीन ही सेट दिया है, A और B यूज हो जा रहा है, तो कंप्लीमेंट निकालते समय जो सेट बच रहा है उसी को आपको क्या मान लेना है, यूनिवर्सल सेट मान लेना है। तो हम लोगों को A और B का यूनियन जैसे ही हमने निकाला, फिर ऑब्वियस सी बात है कि कंप्लीमेंट का काम सॉरी यूनिवर्सल सेट का काम कौन सा सेट करेगा, सेट X करेगा। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन आने के बाद कौन कौन सा एलिमेंट इस सेट के अंदर बचेगा और फिर उसको पिक आउट करके लिख लेंगे सेट के अंदर। क्लियर है, आई होप आप बना लेंगे, अगर दिक्कत होगा तो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रोबेबली मिस्टेक से लिखा गया है और वो क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, जबकि यहाँ पे कोई सी नाम का सेट नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको करेक्ट करके बी कर लोगे। क्लियर है, आप इसको करेक्ट करके क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इसको निकालना है। थर्ड नंबर में है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का वैल्यू, चौथा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का वैल्यू। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। आई होप आप बना पाएंगे, इसमें कोई नया बात नहीं है, आप इसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर पाएंगे, ये ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं।
अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है तो आपको हॉच पॉच नहीं होना है, आपको मैसेज करके पूछ लेना है। मैंने आपको नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया है, आप मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, पंगा हो गया, तो थोड़ा सा मदद कर दीजिए, तो मैं आपको वहां पे फिर हेल्प कर दूंगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही सिमिलर है, देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है। If A is equal to 1, 2, 3, if B is equal to 3, 4, 5, C is equal to 2, 4, 6, 8, और क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड आउट A यूनियन B का, ये क्वेश्चन मैं गलत लिख रहा हूं प्रोबेबली। क्वेश्चन क्या है देखिए, A माइनस B यूनियन C का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दूसरा A माइनस B यूनियन A माइनस C का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो निकाल लेंगे, पहले B यूनियन C निकालेंगे, फिर देखेंगे A का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो B यूनियन C में नहीं आ रहा है। इनडायरेक्टली A का वैसा एलिमेंट देखना है जो ना तो B में आ रहा होगा ना तो C में आ रहा होगा। अगर किसी भी एक सेट में आ गया तो वो एलिमेंट A माइनस B यूनियन C में नहीं आएगा। फिर ये क्या हो गया, तो A माइनस B पहले हम लोग निकालेंगे, फिर A माइनस C निकालेंगे और दोनों का यूनियन ले लेंगे। क्लियर है? तो कोई नया कंसेप्ट नहीं है, आप बना पाओगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी है, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा सा वर्ड में दिया है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ ए कोई सेट है जिसका जनरल पैटर्न क्या दिया है, सिंबल फॉर्म में क्या बता रहा है, जिसका एलिमेंट x है, सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। कोई सेट B दे रहा है जिसका सिंबॉलिकल फॉर्म में हिंट आपको क्या बता रहा है कि x जनरल फॉर्म में एलिमेंट का x सच दैट x इज फैक्टर ऑफ 20। क्लियर है? अब क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है फाइंड आउट A यूनियन B, तो अभी आपको समझना होगा कि ये हम लोगों के लिए तो आता है, हमें A यूनियन B का कंसेप्ट पता है, लेकिन समस्या क्या आ रहा है कि A का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों को नहीं पता है और B का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता है। तो अगर हम लोगों को A का ऑब्जेक्ट पता चल जाए, एलिमेंट पता चल जाए और B का एलिमेंट पता चल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको शायद मैंने यूनियन बोला था, तो सॉरी, ये इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ए सेट को अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x such that x is an even integer, बस इतना बात बताया है। देखिए मैंने दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है आज, प्रोबेबली थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी और समस्या होगा। देखिए b क्या दिया हुआ था, b दिया हुआ था x such that x is an odd integer। क्लियर है? तो अब आप समझो थोड़ा सा बात, अगर a को हम लोग टेबुलर फॉर्म में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 6 8 10 इसी तरीके से चलता जाएगा, मींस इंफिनाइट तक। b को हमने चेंज किया तो क्या हो जाएगा, 1
3 5 7 9 ऐसे चलता जाएगा। अब एक इंटरसेक्शन बी बोला जा रहा है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। क्वेश्चन को भी मैंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन में है ए यूनियन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी बोले तो इन दोनों में क्या कोई भी सिमिलर एलिमेंट आएंगे? कोई भी सिमिलर एलिमेंट नहीं आएंगे, तो ये 5 हो जाएगा ए इंटरसेक्शन का वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ए यूनियन बी, तो ध्यान से समझिए यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं सारे को प्रायोरिटी देना है, सारे को सेट में रखना है। तो हम लोग रखते हैं, तो पहले ऑड को लिखते हैं 1 2 4 3 4 5 6। तो ध्यान से देखिए ये हम लोगों को नंबर लाइन आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे फिर इसको लिख लेंगे कि x such that x is set of पॉजिटिव इंटीजर। ये हम लोगों को आ गया है ए यूनियन बी का वैल्यू। क्लियर है? तो इसमें मेन कंसेप्ट क्या है कि आप टेबुलर फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में दिए गए सेट को कन्वर्ट कर ले जहां पे ऑब्जेक्ट आपको पता चले। क्लियर है? अगर आप सेट के ऑब्जेक्ट को आप निकाल पाएंगे तो फिर क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाएगा, फिर आपको कोई भी पार्ट उसका हार्ड नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है कि इफ a इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। क्लियर है? बहुत पहुंच हो रहा है आज, पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन आज मैंने सोचा था कि इसको खत्म कर देना है टाइप 3 को। थोड़ा सा अंदर से सही नहीं लग रहा है, मॉर्निंग का समय है और प्रोबेबली शायद नींद थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहा, तो इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए सेट है जिसका जनरल एलिमेंट आपको दिया गया है x सच दैट x इज एन x such that x is a factor of 12। b सेट का वैल्यू दिया है x such that x is a factor of 20। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। तो मैंने आपको क्या बोला है, इन क्वेश्चन में बेस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकाल पाओ। अगर सेट ए का ऑब्जेक्ट पता चल जाए, अगर सेट बी का ऑब्जेक्ट पता चल जाए, फिर काम बन जाएगा। तो सेट ए का क्या हिंट दिया है सेट ए में कि x जनरल पैटर्न है एलिमेंट का, x such that x क्या नेचर है x का कि x is a factor of 12। फैक्टर ऑफ 12 बोलने का मतलब क्या है कि क्या क्या हो जाएगा इसके अंदर, 1 हो जाएंगे, 2 3 4 6 एंड 12। ऐसे नंबर जो 12 को डिवाइड कर पाए उसको फैक्टर हम लोग बोलते हैं। बी सेट में क्या दिया हुआ ध्यान से देखिए, फैक्टर ऑफ 20 क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 4 5 10 20। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन आए। तो ध्यान से देखिए दोनों सेट में कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, 1 2 4। सो
A इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 4। क्लियर है? आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट नंबर में देखिए, एक सेट दिया है रैशनल नंबर का और एक सेट दिया है इररेशनल नंबर का। और रैशनल और इररेशनल नंबर को जब हम लोग यूनियन में लेंगे तो वो दोनों का सम को बोला जाता है रियल नंबर। जितने नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में जिनको हम लोग जानते हैं उसको रियल नंबर बोला जाता है, और जो हम लोग नहीं प्रैक्टिकली में एग्जिस्ट करता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। और ये जो रियल नंबर होता है ये किसका सम होता है? तो रियल नंबर में कुछ नंबर्स रैशनल होते हैं जो हम लोगों ने बचपन में 9th 10th में पढ़ा था, और कुछ नंबर्स इररेशनल होते हैं। और ये दोनों जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा रियल नंबर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ यही क्वेश्चन पूछा गया है। वहां पे कोई सेट ए में बोल रहा है कि सेट ए इज अ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट बी इज अ सेट ऑफ इररेशनल नंबर। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा ये बताइए। तो ए यूनियन बी मतलब दोनों का कंबाइन क्या हो जाएगा ये बताइए। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर मिलके रियल नंबर दोनों कहलाते हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? आई होप आप समझ पाए होंगे। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 है कुछ। क्वेश्चन नंबर 18 को अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा जा रहा है कि इफ Fn denote the set of factors of the whole number n, Fn क्या डिनोट कर रहा है? n बोलने का मतलब Fn, तो इसका फैक्टर हो जाएगा n। यहाँ पे जो भी वैल्यू आप n के प्लेस पे लिखोगे वो उसके फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम F8 लिखते हैं तो F8 बोलने का मतलब कोई ऐसा सेट होगा जो कि 8 के सारे फैक्टर्स से बना होगा, या जिसमें एलिमेंट क्या हो जाएंगे तो 8 के जितने भी फैक्टर हैं। तो ध्यान से देखिए F8 में क्या क्या आ जाएंगे 1 2 4 एंड 8। क्लियर है? तो अभी क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हटके ये क्वेश्चन है। पहला नंबर क्या दिया हुआ है? इफ F16 F40 F16 intersection of F40 F16 और यूनियन F40। तो पहले आप बात को समझो। यहां पे आपको दिख रहा है इंटरसेक्शन आ गया है। अब थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ। इंटरसेक्शन बोलने का मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्शन बोलने का मतलब जब इसमें जो एलिमेंट सिमिलर हो जाए और जिसमें उसमें जो एलिमेंट इन दोनों में सिमिलर हो जाए, सिर्फ उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो अब आप क्या करो, आप सोचो कि इन दोनों में ऐसे क्या होंगे जो सिमिलर होंगे। तो ध्यान से देखिए F40 का एलिमेंट और F16 का जो भी फैक्टर होगा वो दोनों सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इधर भी F40 है और F60 है, तो हम जब इसको तोड़ेंगे तो इधर भी 40 का लिखेंगे और 16 का लिखेंगे, एक सेट तैयार करेंगे जिसमें दोनों का फैक्टर होगा, और इधर भी एक सेट तैयार होगा जिसमें 16 और 40 का एलिमेंट होगा। तो मतलब इस पूरे टर्म का वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आ जाएगा? F40 F16
यूनियन F40। तो अब समझिए बात को, F40 F16 F40। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं, यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे टर्म्स एक बार इंक्लूड होने चाहिए। तो इसका मतलब देखिए एक नया सेट बनेगा जो कि क्या होगा, जिसमें F40 और F16 से 16 के फैक्टर से बने होंगे। क्लियर है? एक नया सेट बनेगा जो कि F40 और F16 के एलिमेंट से बने होंगे। तो आप इसको और भी सिंपल कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट मेथड है कि F16 F40 F16 और फिर इंटरसेक्शन है। और आपको फोकस करना है कि दूसरे पार्ट में क्या आ रहा है। तो दूसरे पार्ट में भी 40 का फैक्टर पूछा जा रहा है, 16 का फैक्टर पूछा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन, बोलने का मतलब कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन कौन कौन सा फैक्टर आ जाएगा, तो 40 का फैक्टर इधर भी आएगा इधर भी आएगा, तो F40 का फैक्टर को हमने बाहर लिया। उसी तरीके से F16 का फैक्टर जो भी होगा इधर भी आएगा इधर भी आएगा, तो हमने F16 को बाहर ले लिया। फिर यूनियन का साइन है F40, तो हमने अब एक नया सेट तैयार किया क्योंकि F40 पहले से ही इधर है। तो ये सेट टोटल क्या हो जाएगा, ये सेट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, तो ऑल द फैक्टर ऑफ 40 एंड ऑल द फैक्टर ऑफ 16। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट नंबर इसका बी नंबर देखिए, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x F16 इंटरसेक्शन विद F14 40 इज इक्वल टू Fx। तो थोड़ा सा इसको अब और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे Fx का वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब n का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, अगर इधर भी F16 रहता तो हम डायरेक्ट क्या बोलते कि F16 इस पार्ट में भी है और इस पार्ट में भी है, बीच में इंटरसेक्शन है, तो डायरेक्ट वैल्यू F16 आ जाएगा। और इधर F16 आया और इधर Fx है, Ff मतलब x का वैल्यू 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लफड़ा नहीं दे रहा है, आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाने को बोल रहा है। यहाँ पे भी अलग दे दिया, यहाँ पे भी अलग दे दिया। तब इन केस में क्या करेंगे, 16 के फैक्टर से एक सेट को तैयार करेंगे। तो याद कीजिए 16 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 4 8 16। इंटरसेक्शन विद F40 अब 40 के फैक्टर से एक नया सेट तैयार करिए, क्या हो जाएगा 1 2 4 8 10 20 40। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या क्या आएगा, 1 2 8 1 2 4 8 इज इक्वल टू Fx। और हमको वैल्यू निकालना है Fx का, तो हमें इसको भी कुछ इस फॉर्म में लिखना होगा। तो ध्यान से देखिए 1 2 4 8 ये चारों जो है क्या फैक्टर नहीं है 8 के, तो आप बोलोगे यस सर ये चारों फैक्टर हैं 8 के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट F8 इज इक्वल टू Fx और Ff बोलने का मतलब x क्या हो जाएगा 8 फैक्टर ऑफ 8। क्लियर है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा फैक्टर ऑफ 8। अगर हमसे सेट पूछा जाए कि x को सेट के रूप में बताइए क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे x सच दैट x इज फैक्टर ऑफ 8। क्लियर है, आई होप आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन मजेदार था, थोड़ा सा हटके था ये। बाकी सारे क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, बट मैं लास्ट क्वेश्चन पे आता हूं 22-23 नंबर। ये कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है और इसमें जो मैं आपको बेसिक
कंसेप्ट बताने का मीन्स जो बताना चाहता हूं वो ये है कि जब भी आपको प्रूव करने बोला जाए आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, आप क्या करोगे, एक सेट को अपने से एज्यूम करोगे। सपोज करिए हम लोगों को 22 में बोल रहा है कि इफ A इज सबसेट ऑफ B, ध्यान से समझिएगा, देन प्रूव दैट पावर सेट ऑफ A इज आल्सो सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ B। तो आपको क्या करना है, खुद से एक सेट एज्यूम कर लेना है और कम एलिमेंट का एज्यूम करना है, और ऐसा एज्यूम करना है कि जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हम लोग कोई सेट A को एज्यूम करते हैं, फिर कोई सेट B को एज्यूम करेंगे, और बोल रहा है A इज सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A का सारा एलिमेंट B में तो आना ही आना है, तो A के एलिमेंट को हमने 1 रखा। अब B में क्या होगा कि 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो ये आप पे है, आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हो 1 भी रख सकते हो। तो हमने अभी इनिशियली सिर्फ 1 को माना है। अब बोलता है पावर सेट ऑफ A, तो पावर सेट ऑफ A क्या हो जाएगा मेरे को बताइए। पहला 5 हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा, और 5 सेट ऑफ B क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि 5 PA जो है वो सबसेट है PB का। क्यों? क्योंकि PA अगर इसको हम एक सेट के फॉर्म में लिख दे तो PA का जितना भी एलिमेंट है वो B में आ रहा है, और यही सबसेट का कंडीशन होता है, तो कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन ये क्या है, आप बोलोगे सर दोनों सिमिलर है तो पावर सेट दोनों का सिमिलर आएगा, तो इसमें प्रूव करने का जरूरत नहीं था। तो मैं बोलूंगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करिए यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा मान लीजिए। अब इसके पावर सेट को आप निकालिए, तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा 5 1, और भी आएंगे 5 1 2 1 2, तो ये हमारा क्या हो गया पावर सेट ऑफ सेट B। तो देखिए ध्यान से, क्या पावर सेट ऑफ A इज नॉट सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ B? क्या है, पावर सेट ऑफ A सबसेट B नहीं, B के पावर सेट का नहीं है। सबसेट के लिए कंडीशन क्या था कि पावर सेट ऑफ A के जो भी एलिमेंट है वो B में आने चाहिए। तो ध्यान से देखिए 5 आ जा रहा है, सेट 1 आ जा रहा है, तो मतलब ये हो गया और कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया। तो मेरा जो मेन मोटिव था इन क्वेश्चंस को बताने के पीछे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाते हैं, आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी थ्योरी नहीं पूछता है, आपको सिंपल सा उस थ्योरी पे बेस्ड एप्लीकेशन पूछा जाता है। बट बुक का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, ये साइंस को अडॉप्ट करने का बहुत ज्यादा कोशिश किया है कि जो साइंस में बताया जाता है उसका थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि ताकि बच्चों को लगे कि एडवांस बुक है। क्लियर है? तो कंसेप्ट में बताना ये चाहता हूं कि प्रूव दैट करके कभी आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर आपको किस फॉर्म में बनाना है, आपको इनिशियली जो भी सेट बोला जाए आप उसको एज्यूम कर लीजिएगा, और एज्यूम करते समय याद रहे जितना नंबर्स ऑफ एलिमेंट कम रहे उतना अच्छा है। क्लियर है? तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। इसमें हमने टाइप 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेन डायग्राम को स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको क्लियर कर लेना है, पूछ लेना है। तो चलिए अच्छे से रहिए और ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।